नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रधान सेवक का जो पद संभाला है, तब से लेके अब तक मोदी सरकार को यानी नरेंद्र मोदी जी को एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब मेरा सवाल यह है कि क्या हम समझते हैं कि राजनीति का मतलब क्या है और राजनेताओं का क्या काम होता है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का गुणगान पिछले 5-7 साल से किया जा रहा है, जिससे तो यही लगता है कि आज हम बुनियादी चीजों को भूल गए हैं कि राजनेता क्या करता है। पहले तो हमें यह समझ लेना होगा कि कोई भी राजनेता लोगों पर राज नहीं करता है, बल्कि वह एक तंत्र पर राज करता है। कोई भी सरकार लोगों पर राज नहीं करती, सरकार तंत्र पर राज करती है और सरकार का काम है उस तंत्र को यानी उस प्रणाली को जिससे लोग जुड़े रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे अस्पताल, आवागमन के साधन, अर्थव्यवस्था के साधन इत्यादि, इन तमाम सब तंत्र और प्रणालियों पर राज करें। राज का मतलब देखें, ये सुचारू रूप से चलते हैं कि नहीं, इनकी बराबर मरम्मत पानी होता है या नहीं। कोई भी सरकार लोगों पर राज नहीं करती और अगर उस सरकार को भ्रम हो गया है कि उन्होंने लोगों पर प्रभुत्व कायम कर लिया है, तो किसी भी एक नेता को भगवान के रूप में प्रस्तुत करके तो वह अपने को मूर्ख और देश के लोगों को जोखिम में डाल रहा है। क्योंकि जब राजनेता यह भूल जाता है कि उसको तंत्र पर राज करना है, लोगों पर नहीं, तो उससे तमाम तंत्र और प्रणाली कमजोर होने लगती है। क्योंकि उस तंत्र प्रणाली की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। इससे प्रणाली और तंत्र कमजोर होगा तो आप इतने बड़े देश में आम लोगों तक राहत नहीं पहुंचा सकते। कोई ऐसा तंत्र नहीं बना है जिससे आप लोगों पर राज कर सकें और लोगों के दिले दिमाग पर आप राज कर सकें, उनके विचारों पर राज कर सकें। मुझे ठीक से याद है कि प्रशांत किशोर ने इस बात को ठीक कहा था कि बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी केवल लोगों को वोट नहीं चाहते, लोगों का वोट नहीं चाहते, बल्कि वह उनके दिमाग पर प्रभुत्व चाहते हैं कि वह क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं, इन सभी पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे ठीक से याद है, यह प्रशांत किशोर ने कहा था। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह सोच रहे हैं कि राजनीति का अर्थ लोगों के दिलों पर और दिमाग पर कब्जा करना होता है। मेरे दोस्तों, नियंत्रण होता है। राजनीति का अर्थ लोगों पर नहीं, तंत्र पर कब्जा होता है। आप कितने मजबूत लीडर हैं, यह इस बात से साबित कभी नहीं होगा कि आप लोगों के दिमाग पर कितना मजबूती से छाए हैं। वह हमेशा इस बात से तय होगा कि आप देश के तंत्र और प्रणाली पर कितनी मजबूत पकड़ बनाए रखे हैं। इसे आप सीधे सीधे ऐसे समझ लें तो जिस तरीके से शरीर में खून और तमाम अंग हैं, उन पर आप दवा दारू से नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि मर्ज क्या है, तो यह दवा दारू सदा के लिए काम नहीं आएगा। आप सोशल मीडिया को, प्रचार प्रणाली को किसी ड्रग्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जनता के दिमाग में भ्रम पैदा हो तो वह ठीक हो रहे हैं। लेकिन भ्रम पैदा होने से या मस्तिष्क को ड्रग्स से बरगलाने से, अंगों के सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह अंग ही एक देश के तंत्र प्रणाली होते हैं जिनसे आपका ध्यान उठ चुका है और इस बात को स्वीकार करने में आपकी भलाई है। यह इसी तंत्र पर अनियंत्रण का कारण है। ना तो आप इस देश में धन दौलत होने से बावजूद भी अपने लोगों को समय रहते हुए टीका नहीं मुहैया करा पाए,
और न ही आप घर के भीतर होती कालाबाजारी और दवाइयों की कमी, अस्पताल में जरूरी साधनों की कमी को पूरा कर पाए, क्योंकि आपका तंत्र पर नियंत्रण नहीं उतना नहीं है जितना आप अपनी छवि बनाने में दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अप्रैल की शुरुआत में इस महामारी से जब देश में हाहाकार मचना शुरू हुआ और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया, लोगों की जान जाने लगी, तो सवाल बना रहा कि क्या तंत्र सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी तंत्र को छोड़कर अपनी चुनावी मंत्रों में लगे हुए थे। उनका यह बयान, कोरोना जब देश को जकड़े हुए है, तब उन्होंने कहा, मुझे इतने लोगों को देखकर खुशी हो रही है कि मेरी रैली में इतने लोग कभी नहीं आए। इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में तंत्र की सुचारुता का ख्याल पीछे छूट गया। लगभग 1 महीना गुजर जाने के बाद जब कुछ चुनिंदा न्यूज़ चैनलों ने जमीन पर आती खबरों को एकत्रित करके राष्ट्रीय तौर पर चलाया, तब जाकर हमारे प्रधानमंत्री की नींद में खलल पड़ा। तब वह वेंटिलेटर का ऑडिट मांग रहे हैं। हाहाकार मच जाने के बाद, लोगों की जान जाने के बाद आप ऑडिट मांग रहे हैं, जिस ऑडिट को आपको वेंटिलेटर के डिलीवरी के कुछ समय पश्चात ही करना चाहिए था, वह सही व्यवस्था में चल भी रहे हैं या नहीं, उनका ऑडिट आप मांग रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता चला कि आपके फंड से दिए गए वेंटिलेटरों की हालत क्या है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपको नहीं पता कि आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है। मेरे दोस्तों, किसको आपने वेंटिलेटर बांटने की जिम्मेदारी दी थी? किसको आपने नियुक्त किया था? कौन सी कमेटी आपने बनाई थी जो इन सभी चीजों का हिसाब रखती है? और अगर उन्होंने इन सब चीजों का हिसाब नहीं रखा, तो आपने उन्हें इस चीज के लिए जिम्मेदार समय रहते क्यों नहीं ठहराया? हर एक चीज केवल जीतने और हारने की नहीं होती है। आप लोगों को बरगलाकर जीने में माहिर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हम बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया, मैं बहरूपिया कहता हूं ऐसे लोगों को। उनका काम लोगों को बरगलाना और अपनी रोजी रोटी कमाना ही होता है। लेकिन वह बहरूपिया कभी मजबूत नेता नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं। आपकी कमियां और आपकी खामियों की वजह से होते नुकसान से ग्रस्त लोगों को और देश को, तंत्र को बचाएंगे। आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि भारत में जनसंख्या कितनी है। लाखों लोग बीमारी से भी मर जाएंगे, फिर भी आप कोई ना कोई एजेंडा और पैसे के बल पर लोगों को बरगला सकते हैं। लेकिन ये रवैया आप जानते हैं कितने दिन तक चलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी? और आपके इस तानाशाही रवैये से, तंत्र से पूर्ण रूप से जो हमारा तंत्र है वो सड़ जाएगा। और जिस दिन करप्शन की बात करके आप राज में आए और आपके राज में वही करप्शन आपको खा जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर राजनेता का काम तंत्र को सुचारू रखना है, तो उसी तरह डॉक्टर का काम मरीज की देखभाल करना। और अगर डॉक्टर मरीज की देखभाल ना करके बयानबाजी से ऑक्सीजन लेने के लिए दौड़े, तो वह अपना काम कैसे कर पाएगा? इसी तरीके से जब सरकार का काम तंत्र को सुचारू रखना था, तो उन्होंने क्या कदम लिए, इसकी कोई जिम्मेदारी तो बने, कोई पूछताछ तो हो। अगर देश के प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री इसकी जिम्मेदारी को संभालने में असक्षम हैं, तो वह कभी तंत्र पर राज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो तंत्र से कट गए, तो उन लोगों से भी कट जाएंगे जो इन तंत्रों से जुड़े होते हैं। और आज के नेताओं को यह समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों, केवल सोशल मीडिया से लोगों को जुड़ने का तरीका नहीं है। लोगों से जुड़ने का अहम और मूल्य तरीका आज भी देश और राज्यों की तंत्र प्रणाली है। सकारात्मक का ढिढोरा क्यों पीटा जा रहा है? सकारात्मक का ढिढोरा पीटने से जिन लोगों ने तंत्र की हानि की है, करोड़ों रुपए गबन करके खाली बेकार वेंटिलेटर सप्लाई कर दिए, आपकी लापरवाही से जन्मी कालाबाजारी जो आपके नाक के नीचे पनपती रही, उस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या इस सकारात्मकता से इसका हल होगा? आरएसएस के महासचिव का इस देश की तंत्र प्रणाली से क्या रिश्ता है? आप सरकार को जिम्मेदार ठहराने के बजाय उनके तंत्र की देखभाल और कार्य प्रणाली पर सवाल करने के बजाय
किसको सकारात्मकता की घुट्टी पिला रहे हो? किसको जरूरत है इस समय सकारात्मकता के गाने की? मनुष्य अपना दुख दर्द समझता है और वह दुख दर्द से जूझना भी समझता है। अगर वह कुछ नहीं समझता तो वह है उसके तंत्र की समझ। आम आदमी नहीं समझता है कि तंत्र किस तरह से मदद कर सकता है। उसको यह समझ नहीं आएगा कि अगर उसकी जांच पहले हो जाती तो उसके घर वालों की जान बच सकती थी। जांच करने में तंत्र का क्या योगदान है, यह उसे समझ नहीं आएगा कि लोगों को तंत्र से जोड़ने और तंत्र को बचाने के बजाय आप सकारात्मकता का ढिढोरा केवल सरकार को बचाने के लिए पीट रहे हैं। क्या मतलब है आपका? खतरे में सरकार नहीं है, खतरे में तंत्र है, क्योंकि तंत्र का एक नियंत्रण एक कमजोर सरकार के पास है। इसको पहचानिए और अनगढ़ता से छुटकारा पाइए। इस समय सकारात्मकता से ज्यादा लोगों को राजनीतिक तंत्र की मदद चाहिए। कोरोना वायरस के चलते जिन अनाथ बच्चों के माँ बाप गुजर गए, उनको क्या सकारात्मकता खिलाएंगे? उनको एक तंत्र क्या करेगा? इस पर क्या आपने कोई विचार किया? अगर है तो रखिए। इस समय लापरवाह सरकार की पैरवी करते हुए सकारात्मकता की बात करना लोगों के तंत्र से अधिकतर अधिकारों को हनन करने के बराबर है। भारत के लोगों को इस समय एक मजबूत राज्य प्रणाली चाहिए। उस राज्य प्रणाली को नियंत्रण करने के लिए एक जिम्मेदार, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार चाहिए। नुकसान की भरपाई चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके आने वाले कल के लिए सुविधाओं का इंतजाम चाहिए माननीय प्रधानमंत्री। अगर आप यह सब दे देंगे तो सकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, खतरे में सरकार नहीं, खतरे में लोग और इस देश की तंत्र प्रणाली। बहुत बहुत